महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है, जो लगातार विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आपने कितना रोजगार दे दिया। और उस बीच 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर अन्य कई सारी भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी के साथ साथ अन्य जिलों में। इसमें पूर्ण विषय पर चर्चा को शुरू करते हैं। मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले अश्विनी शाही साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और विजय यादव जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले विजय भाई, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि 168 दिन से ज्यादा हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए। कौन सी ऐसी बात है जो बीजेपी वालों को आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार को आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आप लोग का मामला जो है वो धड़ में लटका हुआ है? वीडियो शेयर कर दीजिए सब लोग। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर अपनी बात रख सके, और इस गंभीर मुद्दे पर बहस के लिए मैं आपको और अपने पूरे संगठन की तरफ से पूरे चैनल को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुद्दे की बात सर ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मांगे हो रही है, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा मैटर हो, चाहे वो 22,000 सीटों का मैटर हो, ऐसा कोई मामला नहीं है जो बीजेपी सरकार में बैठे, जो शीर्ष स्तर पे बैठे हुए लोग उनको जानकारी ना हो। 168 दिन हो गए। 168 दिन पे तो अगर विदेश में प्रोटेस्ट हो रहा होता तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों तक ये बात पहुंच गई होती। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो इसी बीजेपी सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश की जो है सरकार ने नहीं बनाया, माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस जो है आयोग का गठन किया और उसको संवैधानिक दर्जा दिया, और उसकी उपलब्धियां गिनाई जाती है। हमारे सूबे के मुखिया भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अपने चैनल पे भी देखा होगा, कि वो बता रहे थे कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित हो सके, इसलिए हमने मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। आप बताइए, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को जारी हुई। उसकी मांग को लेकर कोई अधिकारी नहीं बचा है, कोई मंत्री नहीं बचा है। बेसिक शिक्षा मंत्री के पता नहीं कितने बार हम लोग चक्कर लगा चुके हैं, कितनी बार हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन आज ये परिस्थिति हो गई है कि 168 दिन में आज सरकार में बैठे हुए लोग हमारी पीड़ा को अनसुना कर रहे हैं, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी खुद की संस्था की रिपोर्ट को लागू करने में 168 दिन लग गए, और अभ्यर्थियों की पीड़ा अभी तक ये नहीं देख पाए हैं। किन परिस्थितियों में हम लोग इस आंदोलन को झेल रहे हैं, कैसे हम लोग इस आंदोलन को आगे लेकर चल पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं हमारे लिए कि कई हमारे साथी गंभीर रूप से वो डेंगू के शिकार हुए, कितनों के चोटें आई गंभीर, कितनों के जो है हमारी बहनों के हाथ टूटे, लेकिन तब भी हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से इस उम्मीद में बैठे हैं इको गार्डन के बाहर पिछले 6 महीने से कि शायद हमारी सरकार को हमारे ऊपर तरस आएगा। मैं तरस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने बहुत होते हैं, शायद वो हमारे ऐसे पल हैं जो दोबारा नहीं आएंगे। इसमें हमने बहुत ऐतिहासिक मौके ऐसे आए जो हमने छोड़ा। दीपावली हमने यहाँ पर मनाई, हमारे परिवार में लोग बीमार हुए, हम लोग वहां पर नहीं जा पाए। हम लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद सरकार हमारी सुनेगी। और जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, मैं उनसे भी मैं अभी थोड़ी देर में जब मेरा नंबर आएगा दोबारा, आप जो मुझे मौका देंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर आप ऊपर बात पहुंचाइए। ये कह देना कि सरकार आप लोगों ने भी पहुंचाने की कोशिश बहुत बार की है। मैंने देखा है कई बार शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, प्रयास कई बार आप लोगों के रहे, कोई आश्वासन मिला अभी रिसेंट में? देखिए, दुविधा क्या है, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मिले मुख्यमंत्री, दिया निराकरण का आदेश, 7 दिनों में निराकरण का आदेश। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। अच्छा, मैं चाहूंगा अगर हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के अगर वो कहेंगे तो मेरे फोन में है, मैं अभी आपके कैमरे के सामने भी दिखा दूंगा। अच्छा, 7 दिन छोड़िए आप, इस बात के 4 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक एक भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा सोचना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम आरक्षण के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इस बात को मानने में क्या गुरेज होना चाहिए, क्या हर्ज है, इस बात का जवाब शायद आज कोई नहीं दे पा रहा है। और उसी की देन है कि पिछले 6 महीने से हम लोग इको गार्डन के बाहर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। ठीक है, अश्विनी शाही साहब बीजेपी से हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। शाही साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 168
दिन से ज्यादा हो गए इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए। कई बार आपके कार्यालय तक भी ये लोग पहुंचे हैं, विधानसभा तक भी पहुंचे हैं, कई नेताओं मंत्रियों से भी इनकी मुलाकात हुई है। आज भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, जाड़ा गर्मी बरसात सब झेल चुके हैं ये लोग, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जा रही। कारण क्या है, क्या दिक्कत हो रही है? आखिर आप लोग क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? जबकि चुनाव है और बेरोजगारी को लेकर और रोजगार को लेकर लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है चुनाव में आप लोगों के लिए। देखिए नितिन जी, जो अभ्यर्थी है विजय भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे भाई हैं और ये हमारे ही जितने लोग वहाँ बैठे हैं वो भी हमारे देश के निवासी हैं और हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने रोजगार दिया है और इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और लगभग 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश में। अब जब भर्तियां होनी शुरू होती हैं तो उसमें आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि कई चीजें पाई जाती हैं, कभी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक लौट आते हैं, कभी हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी इस तरीके की बहुत सी दिक्कतें पाई गई हैं। इसमें भी देखिए जहाँ तक मतलब मेरा मानना है कि इसकी लड़ाई सिर्फ कटाव का ही है और आरक्षण का है। और अगर लगभग 21,000 की भर्तियों का आदेश जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया था, बाकी 37,000 के ऊपर जो है वो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के आदेश पर होनी थी। अभ्यर्थी पहले कम थे, कटऑफ कम था। अभ्यर्थी जब बढ़े हैं तो कटऑफ नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मामला यहाँ पर आकर रुकता है, टेक्निकल है। इसमें सरकार का दोष नहीं है और ना हमारे अभ्यर्थियों का दोष है। अच्छा, ये एक टेक्निकल दोष है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में या तो कोर्ट का आदेश हो या माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी मांगों को जरूर पूरा करें। इंतजार काहे किया जा रहा है? लेकिन जो पात्र होंगे उनको ही। अच्छा, काफी लोग ऐसे इसमें हैं जो पात्र नहीं है। अच्छा, और वो भी कह रहे हैं कि हमारा ये होना चाहिए। 60-65 की मांग 40-45 होना है, 40-45 पर ये लोग मांग कर रहे थे। जो अपात्र होंगे उसमें मान लीजिए कि कहीं मेरिट में नहीं आ रहे होंगे, कहीं कुछ आ रहे होंगे, कहीं आरक्षण की देरी है, कहीं लिस्ट जारी होते ही बवाल शुरू हुआ। तो इन चीजों में नितिन जी मैं कहता हूँ कि जो भी न्यायोचित होगा और जो पात्र होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज पर सुनवाई जरूर करेंगे। अच्छा, ये लोग जब आते हैं भाजपा कार्यालय या विधानसभा तो आप लोग लाठियां क्यों चलवा देते हैं? मांगे तो सुननी चाहिए ना, लोकतंत्र है, अगर इनकी कुछ समस्या है तो बैठ के सुनना जरूरी है। आना चाहिए। देखिए ये युवा है और तरुणाई जब यह चलती है तो थोड़ा सा तरुणाई थोड़ा विध्वंस भी करती है, तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर का भी डर रहता है। इन लोगों को 10-5 लोगों 20 लोगों को प्रॉपर तरीके से एक टीम बनाकर एक जो है प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से, शिक्षा मंत्री जी से, पार्टी अध्यक्ष से मिलने का समय लेना चाहिए। अब पता चला कि 200-300 लोग चले जाते हैं तो जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी तो लाठियां तो जितने यहाँ अधिकारी आपके प्रदेश में बैठे हैं नितिन जी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय जहाँ से भी निकले हो, गोरखपुर से निकले हो या सहारनपुर से निकले हो, पूछिए उसमें आधे होंगे जो लाठी खाकर अधिकारी बन गए। अच्छा, ये लाठी खा रहे हैं, लोगों ने भी लाठियां खाई हैं। मतलब लाठी खा रहे तो ठीक है। नहीं, नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। देखिए मैंने करुणाई की बात की कि जब ये लोग आते हैं तो इन लोगों को एक सिस्टम से 10 लोग 5 लोग का जो एक प्रतिनिधिमंडल होता है उसको हिसाब से वहां जाकर मिलना चाहिए। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा तो पुलिस प्रशासन क्यों लाठी मारेगा? पुलिस प्रशासन कोई दुश्मन है? इन्हीं के भाई उसमें भर्ती है। मैंने पहले कहा कि हमारी ठीक है।
है शाही साहब, ठीक है। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मयंक भाई, ये क्या दिक्कत है? और 2019 की भर्ती है, 2021 आ गया है, 22 आने वाला है, चुनाव की तैयारी लगातार आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है, क्यों? देखिए, आज ही झांसी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहा है कि चाहे वो बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों, सरकार आने पर उन लोगों के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा वो किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बात आती है कि जो वर्तमान की सरकार है, जैसे अभी अश्विनी जी बता रहे थे कि जो लोग पात्र होंगे, इनके हिसाब से तो ये 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं ये सभी अपात्र हैं। सिर्फ पात्र वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जातिवादी लोग। अब जातिवादी कहाँ से आप? देखिए, बात यहाँ पर ये भर्ती फंसी हुई है आरक्षण को लेकर। अच्छा, आरक्षण को लेकर शाही साहब आ रहा हूँ, शाही साहब सुन लीजिए इनकी, फिर आता हूँ मैं आपके पास। संघ और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके इशारे पर आरक्षण को अगर आरक्षण को ही लेकर ये यहाँ जहाज पर डिस्कशन नहीं कर रहे, प्लीज भाई। देखिए, आरक्षण मिला, आरक्षण भी जाति मिला नितिन जी। तो भाई अगर आप लोग जातिवादी नहीं है तो ये भर्तियां क्लियर करवा दीजिए, लेकिन आप लोगों के अंदर एक जातिवादी मानसिकता जो विस्तारित हो चुकी है पूरी तरह से, आप लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करके खत्म करना चाहते हैं, या अब ऐसी भर्तियां पिछले कई सालों से जो भी भर्तियां निकलती हैं पेपर लीक हो जाता है या भर्तियां न्यायालय में जाकर रुक जाती हैं। खैर, आप लोग भर्तियां रोकते रहिए, 2022 में वैसे भी आप लोग बीजेपी के लोग झोला उठाकर जाने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने आज पूरे आश्वासन में दिया है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप लोगों ने आज तक इनकी बातें क्यों नहीं उठाई? देखिए, मैं कह रहा हूँ आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके पहले उठाई है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो जरूर बोलते हैं कि जो भी रोजगार को लेकर हम देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर निर्भर है। उसके जो मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर है। हमारे कोई और अदर मुद्दे नहीं है कि आस्था को लेकर हम लोग आस्था को मुद्दा बनाए। हमारे मुद्दे सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, यही सब होते हैं। तो जैसे ही समय आएगा 2022 हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता का पूरा रुझान है हमारी तरफ। ठीक है, ठीक किया जाएगा। हुदा जरीवाला हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं ये कह रहा था कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और 168 दिन से ज्यादा ये अभ्यर्थी प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आखिर बीजेपी की दिक्कत क्या है या सरकार की दिक्कत क्या है, और इस भर्ती में ऐसी दिक्कत क्या है कि जो इनको अभी तक नतीजा नहीं मिला? किसान आंदोलन के जो विरोध में किसान बैठे हुए थे उनको 1 साल या 1 साल से ज्यादा के बाद नतीजा तो दे दिया गया, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं सुनने को तैयार है, कोई नहीं जानने को तैयार है। ऐसा क्यों? क्या है उत्तर प्रदेश की दिक्कत, क्या है सरकार की दिक्कत आपकी नजर में? जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। मेरी आवाज आप तक सही पहुंच पा रही है? बोलिए मैम। देखिए, बीजेपी की राजनीति शुरू दिन से बेईमानी वाली राजनीति है, जुमलेबाजी वाली राजनीति है, ठोको नीति वाली राजनीति है। बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने हमारे जो छात्र हैं वो परेशान हैं। परेशान थे। बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, करो जो उनके रास्ते में है वो उनकी तरफ है, जो जरा उनके खिलाफ बोले वो उनसे या तो किसी तरह का आरोप कोई लगा देते हैं, NSA एक्ट लगा देते हैं, UAPA लगा देते हैं, लाठीचार्ज करवा देते हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे कोई भी हो। बीजेपी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जनता कितनी परेशान है। आपने हाल ही में कोरोना काल में देखा था कि किस बुरी तरीके से गंगा मैया में लाशों की लहर पे हो गए थे। हॉस्पिटल्स में हमारे पास ना ऑक्सीजन बेड थे, ना एम्बुलेंस थी, ना किसी तरह की कोई भी सुविधा मौजूद थी। तो बीजेपी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जनता परेशान है,
छात्र इतने महीनों से, एक साल तकरीबन या उससे ज्यादा मेरे ख्याल से वक्त हो चुका है, जिसमें छात्र इतना परेशान है। ये वो लोग हैं जो शिक्षा पास करके, परीक्षा पास करके यहाँ तक आए हैं। ये भीख नहीं मांग रहे, ये इनका हक है। ये नौकरी इनको बहुत पहले मिलना चाहिए, ये रिक्रूटमेंट इनका बहुत पहले होना चाहिए था। ये छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चाहे वो पुलिस की भर्ती का मामला हो, चाहे इस तरह से टीचर्स की भर्ती का मामला हो, या तमाम जितने रिक्रूटमेंट को लेकर जितने प्रोसेसेस हैं, उसमें बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुझे लगता है परेशान करने में मजा आता है। क्योंकि जो अपना हक की बात करने, चाहे वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, चाहे वो सरकार के पास जाता है, कहीं ना कहीं उसको निराश होकर आना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको सिर्फ और सिर्फ जिल्लत लेके आना पड़ता है। तो बीजेपी को चाहिए कि वो लोगों का दर्द समझे। अभी चुनाव का टाइम है, तो उनको किसानों की बात याद आ गई, उनको किसानों के हुकूक की बात याद आ गई, उनको याद आ गया कि जो काले कानून थे ये वापस ले लेना चाहिए। एक साल तक किसानों को क्यों परेशान करा? एक साल तक किसान ने सर्दी गर्मी हर तरह के तमाम मौसम बदलते हुए देखा। इन्होंने इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। उनको क्या ये लोग कंपनसेशन देंगे? उनके साथ क्या ये लोग इंसाफ करेंगे? मतलब बीजेपी के पास हर बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि मोदी जी सही है और आदित्यनाथ जी की बात पे अगर आए तो ही किसी तरह की डिबेट हो। पूरे देश के बारे में आज किसान के बारे में बात हो रही है, तो पूरे देश में आप बोले चले जा रही हैं। तो तमिलनाडु में बाढ़ आई है, उसके पर भी बोल दीजिए, हम लोग ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो आप हेलो जी शाही साहब थे बीजेपी से इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बाढ़ आई है, उस मुद्दे पर भी कुछ बोल दिया जाए, क्योंकि आप मुद्दे से भटक रही हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं, तो आपके कहने का मतलब है मेरे खेलों को अभी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की डिबेट हो रही है, तो हम के छात्रों की, किसानों की, पुलिस की, जिससे कहीं भी केंद्र सरकार नहीं होगा। आ रहा हूँ विजय भाई, इसके बाद आपके पास आऊंगा। जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी मुद्दे पर है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी पर रहे ना। हम आज किसान पर जाए, ना हम उत्तर प्रदेश में आतंकवाद या देश में आतंकवाद पर जाए, या किसी मुद्दे पर जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती पर है कि आखिर इनकी समस्या, इनकी पीड़ा इतने लंबे समय से चल रही, सुनी क्यों नहीं गई? मैं खाली इस पर डिबेट करना चाहता हूँ मैम, प्लीज। मेरे किसान की बात इसलिए करी कि हमारे एंकर भाई ने किसान का क्योंकि प्रोसेस जिक्र किया था, तो उसमें मैंने अपना जवाब दिया था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मुद्दा शिक्षकों का है, आज मुद्दा हमारे देश के छात्रों का है, हमारे उत्तर प्रदेश के वो छात्र जो पढ़ लिख के मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, जो अपनी कोचिंग में पहले तो इतना पैसा लगाना पड़ता है, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपने जो स्टेबल जॉब से है या उनके पास किसी और तरह का अगर जॉब में कोई सिचुएशन भी आता है, तो वो उसको साइड पे रख के अपने करियर को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये कोई आसान नहीं होता है। ये छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उस पे उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उनको बात सुननी चाहिए। छात्रों के साथ उनका जो भी मसला है वो बैठ के हल करना चाहिए, ना कि उनको लाठीचार्ज किया जाए, ना कि उनको इस तरह से ठंडी में छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट राउंड में आता हूँ विजय भाई। 2-3 सवाल मेरे पास सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत से साथी ऐसे हैं जो लगातार आज की डिबेट को देख रहे हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ 22,000 भर्ती को लेकर भी कुछ बवाल आप लोगों का है, 1,37,000 भर्ती का भी कोई जिक्र किया जा रहा है, और तीसरी तरफ अश्विनी शाही साहब कह रहे हैं कि जो पात्र होगा उसी को ही नौकरी दी जाएगी। या अपात्र वाला मामला क्या है? क्या आप लोगों में कुछ लोग अपात्र भी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो मैं अश्विनी भाई ने भाई बोला है, तो मैं कहूंगा कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसको आप मेरी जो है शिकायत मत समझिएगा। ये निवेदन है आपसे कि पहली बार जब भी अगर आप किसी शिक्षक भर्ती के मामले में अगर आप किसी डिबेट में जाएं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम उस मामले को पूरा समझ के आया करें। पहली बात तो ये चाहे वो 22,000 के लोग हो, चाहे आरक्षण मुद्दे पे जो संघर्ष कर रहे हुए लोग हो, वो सभी जो आपने मानक तय किए थे, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि 90, 97, ये सभी मानक पार करके बहुत आगे निकले हुए लोग हैं। ये लोग किसी के 110 नंबर है, किसी के 112 नंबर है, 115 नंबर तक लाकर सब बेरोजगार है। दूसरी बात मैं चाहूंगा, मैं सीधा जवाब
जवाब चाहूंगा बिना किसी इंटरफेयर के। मैं शाही भाई से ये जवाब जानना चाहूंगा कि देश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संस्था बनाई गई है, क्या उसके कोई मायने है? उसकी जो रिपोर्ट है क्या उसका कोई मतलब है? क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी जवाबदेही है? 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो 29 अप्रैल 2021 को जारी हुई है और उसमें साफ साफ बताया गया कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है। उसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? अगर वो रिपोर्ट आई है तो क्या उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय नाकाफी है? क्या हमें और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? और एक बात को और मैं इनके सवाल अभी सुन रहा था, इनकी बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लाठियां खाकर लोग अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से एक सुझाव है कि आप जो परीक्षा का मानक तय करते हैं उसमें लाठी खाना भी एक मानक तय कर दीजिए, तो हम लोग लाठी भी खाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, 30 सेकंड में चाहता हूँ आपसे, और मैं इतना जवाब चाहता हूँ इस डिबेट में आपकी कि हमारे अश्विनी शाही बड़े भाई हैं वो इस बात को जवाब दे दे मुझे कि क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई मायने है उसके या नहीं है? अच्छा, सीधा सा जवाब चाहिए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट पता चला कि 3 दर्जन से ज्यादा आपके साथी ऐसे रूप से, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आत्महत्या तक के प्रयास किए। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे लखनऊ में हालात कैसे, डेंगू के कितने बुरे हालात थे कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं थी सर। और हम लोग पिछले 6 महीने से इको गार्डन में वहीं पे चाहे गर्मी रही हो, पूरी बरसात रही हो और अब सर्दियां आ गई हैं, हम लोग लगातार वहाँ पर संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि मुझे भी डेंगू हुआ। अब मैं उससे उबर कर यहाँ आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग विषय से न बल्कि मैं अश्विनी शाही जी से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसकी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले ही तारीफ कर रहे थे कि पिछड़ों का अधिकार सुनिश्चित हो, उनके अधिकार पर कोई डाका न डाल सके, क्या उसकी रिपोर्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मायने हैं और वो कब तक लागू हो रही है? इसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है शाही साहब। इसमें कोई संशय नहीं है। और रही लाठी वाली बात, तो मैंने उसमें पूरी बात जो जोड़ा है उसको भी पूरा सुनिए। ये करुणाई जब चलती है तो मैंने उसकी बात कही थी और आप लोगों से ये भी आग्रह किया था कि कुछ लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर मिलना चाहिए। मुलाकातें कई बार मुलाकातें करी है सर हम लोग, कितना बहुत लंबा हो जाएगा। सर आप मुद्दे पे आ जाइए और बता दीजिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जी मैं अभी तक नहीं बैठा हूँ विजय जी और न बैठूंगा। तो वहाँ पर अगर आप जब मैंने पहले कहा प्रशासन के सामने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होगी तो प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। उसमें जब प्रदर्शन होता है और विपक्षी दल होते हैं तो भाई सफा थोड़ा ही है कि राजभवन के सामने पुलिस वालों को मारना शुरू कर देंगे लाठी लेके। सभी लोग देखते हैं जो लाठी चलती है डेली, आपकी पुलिस जो चलाती है। मुख्यमंत्री मेरा जवाब आता हूँ मुद्दे पर। देखिए विजय जी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करना और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं नकार रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा या पिछड़ा वर्ग आयोग ने गलत कहा। क्या आप जो लोग वहाँ पर कर रहे हैं प्रदर्शन उसमें से कुछ भाई अगर हमारी जानकारी तो आपने कहा कि अधूरी है, आप पूरी जानकारी लेकर आए, कहीं हो सकता है कहीं अधूरी हो गई हो। क्या अपने भाइयों को आप समझा पाने में सफल रहे कि भाई कोर्ट में जाओ, हम सरकार के साथ है, सरकार हमारा काम करेगी। सर एक बार अपने अधिकारियों को पेपर सेट करते हैं जो लेते हैं। अरे उनको भी तो बोलना चाहिए आपको। घोटाला देखिए आज एक बात में बहुत मेरे से स्पष्ट कोई प्रवक्ता आप नहीं पाएंगे। इसीलिए सर आपको बुलाया ही इसीलिए आपको बुलाया मैंने। नहीं नितिन जी देखिए यहाँ हम सब लोग बैठे चर्चा पर, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाने हम नहीं बैठे हैं। और खास करके युवाओं के लिए मुझे पता था कि आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता, इसी वजह से मैंने बुलाया ही आज आपको। तो देखिए नितिन जी मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं सरकारों की मजबूरी होती है, सरकारों की इच्छा नहीं होती है कि सरकार अगर हमारे पास 70,000 69,000 लोग जो है भर्ती कर रहे हैं और मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट के आदेश पर देखिए कोर्ट ने भी तो इनको आदेश दिया था कि अगली भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जाएगी।
सर कौन सी भर्ती की बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, कहीं ऐसा आदेश नहीं है। कौन सा कोर्ट आदेश की आप बात कर रहे हैं? आप बताइए कौन सा कोर्ट का आदेश है जिसमें कहा गया है कि 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अगली भर्ती में मौका दिया जाए? मैंने इसीलिए कहा सर, आप बड़े भाई जैसे हैं, मैंने इसीलिए निवेदन किया। सुनिए जो आप लोगों ने जो ये अभ्यर्थी आपके पढ़े थे तभी तो बैठा पढ़ाया गया था। जी बिल्कुल सर, मेरा जवाब नहीं है, मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ जो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि आरक्षण के नियमों को बिल्कुल ये संवैधानिक जगह बनी हुई है पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं। तो मैं तो वही चीज कह रहा हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आभार करता हूँ पूरे संगठन की तरफ से, जो बेरोजगार हमारे साथी 168 दिन से हैं, कि आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता होकर इस टीवी पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात को मान रहे हैं। तो सर इतना बता दीजिए, और जैसे बेबाकी से भी आपने ईमानदारी से पूरी बात की है, मुझे इतना जवाब देकर मैं लीव में जाऊँगा। जी बिल्कुल, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये मैंने फिर अभी सपा की बात की और सपा के साथी हमारे बोल रहे थे, जातिवादी बात किया उन्होंने। पुलिस भर्ती में क्या हुआ था उनको पता है, ये बात डिले हो जाएगी, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। आपके साथ उस मामले में आप सर वहाँ मत जाइए, आप सिर्फ हमारे मुद्दे कितने दिन बैठना पड़ेगा ये बता दीजिए। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर ये चीज है तो वो 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री मिला है जो पूरे प्रदेश के हर जिले में 3-4 बार दौरा कर लिया है। कुछ मुख्यमंत्री तो याद थे जो गाजियाबाद उद्घाटन करते नोएडा नहीं जाते थे, तो एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री मिला है। और मैं अपनी सपा की साथी जो बैठी है, मैं कहना चाहूंगा इन्होंने बहुत कुछ कहा था। इनके यहाँ 2 साल में भर्तियों का एक आंकड़ा आया था, 28 भर्ती हुई थी सिर्फ, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों ने 4.5 लाख भर्ती किया, जिसमें 1,37,000 पुलिस की है, 1,25,000 जो है शिक्षक भर्ती किया हम लोगों ने। मैं चाहता हूँ सर, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, इतना आश्वस्त कर दीजिए कि 168 दिनों का संघर्ष जो हम लोगों का है वो कब अपने मकाम तक पहुंचेगा। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री आपको मिला है, यहाँ नहीं होगा। लेकिन एक सवाल भी है, मैं आपको छोड़ जाता हूँ आखिरी वाक्य में, कि जितने लोग आज यहाँ पर बैठकर आपके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, समाज मतलब पार्टियों वाले टीवी नीति जी का तो आभार व्यक्त करिए कि इतने बढ़िया मुद्दे पर आपको यहाँ पर बुलाए। ये कितने लोग आपके साथ हमदर्दी जताने के अलावा 2 टाइम का खाना भी पूछने गए हैं, आपको जरा बता दीजिए हमको। ले लीजिए पार्टी का। नहीं हमारा प्रदेश अध्यक्ष वो भी तो पूछने नहीं आया सर, हम किसकी शिकायत करें? सबने मैंने कहा ना, आपका लेके कहा कोई नहीं गया है, सिर्फ बेरोजगारी की व्यवस्था। खाना नहीं मांग रहे ना, ये कह रहे हैं खाना चाहिए, ये तो रोजगार चाहिए। अगर आपको कुछ मिलेगा तो माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही मिलेगा और आपका अधिकार मिलेगा, न्यायोचित अधिकार मिलेगा। देखिए हम लोग शिष्य हैं, चाणक्य हैं, हम लोग अपना पेट कैसे पालना है, अपने आप को कैसे गुजारा करना सर, वो हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं। आप बस इतना हमको आश्वस्त कर दीजिए कि हमारे साथ न्याय कब तक हो जाएगा, क्या चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले हम लोगों का भला हो जाएगा, कि 168 दिन का संघर्ष और कितना लंबा चलेगा, ये सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए मैं ये आश्वासन नहीं दे सकता कि कितना दिन लग जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने आपसे पूछा, मैं सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मेरे समय बताइए तो खाना कुछ नहीं गया आपको, आप लोग 168 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको न्याय इन लोगों से नहीं मिलेगा, ना बड़वाने से आप कहीं करेंगे। ये तो विपक्षी पार्टी के लोग, विजय भाई की बात है, खत्म कर दिया होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी न्यायोचित और जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों के पक्ष में
जरूर न्याय करेंगे। इतना मैं आश्वासन दे सकता हूँ। ठीक है, गोदा जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं बहुत देर से। जी मैं शाहीन भाई की ये तमाम बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि वो सिर्फ इतना बता दें कि छात्रों को न्याय कब मिलेगा। इधर उधर की बातें कर रहे हो, उसमें ना छात्रों का न्याय की बात हो रही है, ना रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ना रोजगार के आगे का क्या मुद्दा होगा उसकी बात हो रही है। तो ये इस तरह से बीजेपी की टैक्टिक्स है। यहाँ की बात करके जो मुद्दे की बात है उसको भुला दो, वो कृपया करके ना करें। आप हमारे बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता मालूम होते हैं, तो आप मैडम इस बात पे जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। तो हम उनको यही उम्मीद करते हैं कि उनको पता हो कि छात्रों का दर्द क्या है, कितनी मुश्किल होती है कि ऐसे मौसम में सर्दी गर्मी तमाम मौसम गुजर चुके हैं, छात्र इतना परेशान है, वहाँ पे बेहाल बेबस है। आप मतलब उसको आपको ये कहना बिल्कुल गलत है कि कौन सी पार्टी जा रही है, कौन सी पार्टी जा रही है, नहीं जा रही है। आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाइए ही मत। आप इसको सिर्फ छात्रों का मुद्दा है, तालीम का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, उसको मद्देनजर रखते हुए बता दें कि हमारे छात्रों को कब न्याय मिलेगा। ठीक है। हाँ माइक कुछ कह लीजिए, शाही साहब के पास हम चलते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि विपक्ष के लोग बरगला रहे हैं, तो अश्विनी जी को मैं बताना चाहूंगा बरगला तो आप लोग इन अभ्यर्थियों को रहे हैं करीब 2 साल। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग कभी राशन पूछने भी नहीं गए इन लोगों को। देखिए राशन जो है ये लोग थैलियों में भर भर के दे रहे हैं, तो सभी लोग देख रहे हैं। बाकायदा होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार भी हो रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली की सड़कों पर भी होर्डिंग लगाकर प्रचार हो रहा है कि यूपी में फ्री का राशन दिया जा रहा है। लेकिन ये लोग इसके भी पोस्टर लगाए कि हम लोग 69,000 जो सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। हम लोग टेट का पेपर लीक करवा रहे हैं, हमारी सरकार पेपर लीक करवाई, ये भी तो पोस्टर लगवाइए साहब। आप लोग भाई आप लोग विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं इनकी पूरी सरकार पिछले 5 सालों से अखिलेश यादव जी के ही नाम पर चल रही है। बाकी इन लोगों ने अपने ऊपर कुछ नहीं किया है, इन्होंने पेपर लीक करवाए हैं, लोगों को बेरोजगार किया है। जब कोरोना काल था तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग दूर जाकर कर रहे थे और वहाँ पे सिग्नल पे कर रहे थे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश वो है। जबकि सच्चाई है उत्तर प्रदेश में जो भी है वो पिछले 5 सालों की सरकार का जो भी ये लोग उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं पिछले 5 सालों की सरकार का ही है, अखिलेश यादव जी की सरकार का है। मैं अश्विनी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन अभ्यर्थियों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, इनके हक की जो बात है, इनके अधिकार की जो बात है, राशन आप देना चाहते हैं राशन दीजिए, लेकिन भाई ये लोग रोजगार चाहते हैं, राशन की व्यवस्था इनकी हो जाएगी, ये लोग इन लोगों को खाना मिल जाएगा। आप इनका रोजगार, इनका हक तो दीजिए, आप लोग इनका हक तो ना मारिए। इनका हक सिर्फ मुख्यमंत्री जी अपनी जाति तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये एक सत्य है, इस सत्य को आप लोग एक्सेप्ट करिए। माननीय मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में आप लोग सड़क पर उतरेंगे इन लोगों को लेकर के। देखिए हम समाजवादी लोग देखते होंगे कि अक्सर सड़कों पर उतरते हैं और हमारे जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, नौजवानों की, ये भी आप ही का मुद्दा है। देखिए हमारा मुद्दा है और हमारी सरकार जब भी बनती है या हमारे जो 2022 के हमारे मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हमारे मुद्दे हैं। बीजेपी की तरह, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे मुद्दे आस्था को ठेस पहुंचाने के नहीं है, किसी जाति वर्ग को अपशब्द कहने के लिए नहीं है। ठीक है, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ही अपना पिछला चुनाव लड़े थे। जनता का जो मैंडेट आया हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमको जनता फिर चुनने जा रही है। अरे आप लोग क्या आगे चल के इन लोगों के साथ खड़े होंगे, सड़क पर उतरेंगे, सरकार के पास जाने की कोशिश करेंगे इनकी मांग को लेकर के? देखिए मुश्किल से 15-20 दिन बाद शायद आचार संहिता लग जाए और माननीय मुख्यमंत्री झोला उठाकर उत्तराखंड चले जाएंगे। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज आश्वस्त किया है इन 69,000 सहायक शिक्षक। जरीवाला आपकी बात पे हंस रही। देखिए कोई हंसे या कुछ भी करे, अखिलेश यादव जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते जरूर है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी कह सकते हैं। इन्होंने नौजवानों और
किसानों महिलाओं को सिर्फ झुंझुना ही दिया है। मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आप देखिए हमने आपका जवाब, यही मेरा जवाब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ही झांसी में बोला है कि इन 69,000 अभ्यर्थियों को हमारी सरकार आने पर रोजगार मिलेगा। ठीक है, उधर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम शाही साहब के पास चलेंगे। जी मैं बस एक छोटा सा क्लियरेंस देना चाहती थी कि वो हंसी में उनकी अलोचना जी की बात पर हंस रही थी, जिस बात में इत्तेफाक से रखती हूँ कि वाकई यही होता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहीं रिस्पॉन्सिबल कदम नहीं उठाया जाता, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के एडवर्टाइजमेंट में इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जो वाकई में, जैसे चाहे वो रोजगार से मुद्दा हो, किसानों का, या मैं मुद्दों से सकती नहीं चाहती, लेकिन महिला होने के नाते महिला सुरक्षा मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किसी भी मुद्दे से इनसे जवाब मांगो, जवाब कभी भी नहीं मिलता है, उल्टा जो मुद्दा उठाता है उससे या तो यूएसपी के साथ न्यायाधीश होगा, वो कार्यवाही जरूर करेंगे। इसमें कहीं आप एक लेश मात्र भी किंचित संदेह मत करिए। प्रदेश को कर्मयोगी मुख्यमंत्री मिला है और कर्मयोगी मुख्यमंत्री के साथ आप अगर हैं तो न्याय आपको मिलेगा और उनका आप इंतजार करिए।